हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है हमारा समास। क्या नाम है? समास है। इससे पहले हमने शब्द रूप, धातु रूप, वर्ण विचार, संधि और उपसर्ग पढ़ लिए हैं। दोस्तों, जिन्होंने इन टॉपिकों को नहीं देखा वो बिल्कुल हमारी रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के उन वीडियो को आप देखिए। और विशेष रूप से शब्द रूप और धातु रूप को हमने क्या ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया। अगर उन्होंने आपको सही ढंग से पढ़ लिया तो संस्कृत के आपके 7 से 8 टॉपिक है जो शब्द रूप और धातु रूप पर आधारित हैं, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और समास के बाद हम जब अनुवाद की और वाच्य परिवर्तन की इनकी बात करेंगे और कारक की बात करेंगे तो वहाँ आपके शब्द रूप बिल्कुल काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। हमारा टॉपिक है समास और पीछे के टॉपिक आप भी साथ साथ उनके वीडियो भी देखते चलते रहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं किसकी? समास की। किसकी बात करें दोस्तों? समास की बात करें। पहले तो इस शब्द को हम तोड़ के देखते हैं। ये शब्द सम उपसर्ग से बना है। उपसर्ग हमने कल भी पढ़ा था कि उसके अंदर उपसर्ग क्या है। इसको जब तोड़ेंगे तो समधन आस होगा। क्या होगा? समधन आस होगा, यानी सम तो हमारा उपसर्ग होगा, आगे क्या बचेगा? आस। और आस के अंदर धातु क्या है? अश धातु है। क्या धातु है? अश धातु है। अश धातु के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इस ज्ञ प्रत्यय की भी हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो बातें करेंगे। यानी उपसर्ग की बात हमने कर ली। इसके अंदर क्या है? सम उपसर्ग है। और धातु क्या है? अश धातु है, यानी धातु रूप भी हमने पढ़ लिए हैं। इसके अंदर अश धातु है। और ज्ञ प्रत्यय की बात करें दोस्तों, तो इस ज्ञ प्रत्यय के साथ इसमें से क्या जुड़ता है? ए जुड़ता है। ए किसके? इस से के साथ जुड़ता है। जब इस से के अश धातु के से के साथ ए जुड़ेगा तो ये से क्या हो गए? यहाँ पर समास में पूरा हो गया। इन प्रत्ययों को ही बिल्कुल आसानी से हम पढ़ेंगे। आप लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, कई बार आपको संस्कृत का भय भी लगता होगा कि संस्कृत हमें आती नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। बैम का भूत जिसके अंदर घुस जाता है ना, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। आप ये बैम ने पाले कि संस्कृत कठिन है। संस्कृत हमारी क्या है? द्वितीय भाषा है। प्रथम भाषा होती तो हम सोते हमारी भाषा नहीं है, हम इसे किस प्रकार पढ़ेंगे। लेकिन ये द्वितीय भाषा है। द्वितीय भाषा में आपको व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, लगातार रूप से जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बिल्कुल से साधारण भाषा के अंदर संस्कृत की व्याकरण पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे की हम बात करते हैं समास की। तो यहाँ पर एक संस्कृत में दिया हुआ समसेन समास है। क्या है? समसेन समास है। इसकी बात करें दोस्तों तो कई बार यह पूछ लिया जाता है समास के, यानी समास का अर्थ है, यानी समास का अर्थ पूछ लिया जाता है। वहाँ ऑप्शन में समसेन समास है। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो समास का अर्थ आप क्या बताना है? समसेन समास है। तो यह बात करते हैं तो इसकी हिंदी के रूप में तो संक्षेप को समास कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संक्षेप को समास कहा जाता है। यानी ये समास क्या करता है? शब्दों को संक्षेप यानी छोटा करने का काम करता है। आगे बात करें तो इसके अंदर यानी यहाँ पर क्या होता है? बहुत से पदों को, यानी एक या दो या दो से अधिक पदों को मिला करके क्या किया जाता है? एक किया जाता है। जहां पर हम उदाहरण की बात करें तो रामस्य पुत्र है। यहाँ पर क्या है? ये समास विग्रह है और ये है समस्त पद, यानी समास पद ये है राम पुत्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संक्षेप का मतलब ये 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने का काम करते हैं। तो यहाँ शब्द क्या है? 2। रामस्य पुत्र, ये 2 शब्द अलग अलग हैं। इनको जब समास हुआ इसका तो क्या हुआ? राम पुत्र, यानी मिला करके इनको एक के रूप में बना दिया, यानी संक्षेप में इसको प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों, ये बात किसकी थी? समसेनम समास की बात थी। तो आगे बात करते हैं एक और की, जिसमें क्या होता है? पर अर्थ अभिधान, पर अर्थ अभिधानम। तो इसकी बात करें तो समास के दोनों पद मिलकर के पर अर्थ का अभिमान कराते हैं। यानी समास के दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं? दूसरे अर्थ का क्या करते हैं? अभिमान। यहाँ पर ये 2 पद को क्या मिले? रामस्य और पुत्र मिले। ये दोनों मिलकर के क्या किया? एक दूसरे अर्थ का निर्माण किया, राम
पुत्र। तो दोस्तों ये भी हमारी क्या कहता है, पर अर्थाभिधानम भी यही कहता है कि समास के दोनों पद मिलकर के पर अर्थ यानी दूसरे अर्थ का विधान करते हैं। आगे बात करें समास विग्रह की, तो ये तो दोस्तों आपका क्या है, समस्त पद है, यानी ये समास का पद है। ये मान लीजिए आप समास का पद है। और विग्रह कहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यानी यहाँ तोड़ने का काम कहाँ हुआ, या रामस्य पुत्र में हुआ, यानी इसे हम क्या कहेंगे, समास विग्रह कहते हैं। आप ध्यान रखिए, इनको क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह की हम बात यहाँ पर संस्कृत में रूप में करें तो वर्तव्य बोधगम वाक्य विग्रह, वर्त्य बोधगम वाक्य विग्रह। अब इसकी बात करें तो वर्ती, इस वर्ती का अर्थ दोस्तों यहाँ पर किससे लिया गया है, समास से लिया गया है। किस लिया गया है, समास से। वर्ती के अर्थ का ज्ञान कराने वाले विग्रह वाक्य विग्रह वाक्य कहलाते हैं। यानी जो पद, यानी समास के अर्थ का, समास यानी समास तो क्या है, रामे पुत्र, समस्त पद तो यह है। इसका अर्थ का विधान कौन करा रहा है, रामेशी पुत्र करा रहे हैं। कौन करा, दोस्तों हम एक ही उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, बार बार ज्यादा उदाहरण ले रहे हैं, हमें क्या नहीं आता, समझ में नहीं आता, इसलिए हम एक ही उदाहरण के माध्यम से हर एक चीज को समझेंगे। इसकी जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं उनको समझेंगे, उसके बाद आगे समासों की भागों की बातें करेंगे। तो यहाँ पर क्या गया है, समास के अर्थ का ज्ञान, यानी जो ये समस्त पद है इसके अर्थ का ज्ञान कौन करवाता है, ये समास विग्रह करवाता है। यानी जो चीज समास के अर्थ का ज्ञान करवाती है वो क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। क्या कहलाती है, विग्रह वाक्य कहलाती है, यानी समास का विग्रह करने वाले वाक्य कहलाते हैं। आगे बात करें तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। कितने भेद हैं, 5 भेद होते हैं। यहाँ पर पूछा किसके अनुसार दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा है। तो 5 भेद कौन कौन से हैं इनकी भी बात करेंगे। और आगे एक और बात करेंगे कि सामान्य रूप से आपको समास के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको कितने भेद बताने हैं। यानी लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला कौन सा है, केवल समास। क्या समास है, केवल समास। दूसरा है अव्ययभाव समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, और चौथा बहुव्रीहि और पांचवा द्वंद्व समास। यह आपको शायद दिखाई नहीं दे रही, यहाँ लिखता हूं। 4 नंबर क्या है हमारा, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास है हमारा 4 नंबर। और 5 नंबर में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आता है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास से आता है। तो दोस्तों बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आपको अगर पूछ लिया जाता है कि समास के पद भेद कितने हैं तो आपको 5 बताने हैं। कौन कौन से, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। और अगर आपको पूछ लिया जाता है कि सामान्य या फिर मुख्य रूप से समास के भेद कितने हैं, यानी आपको यह पूछ लिया जाता है कि सामान्य रूप से या मुख्य रूप से समास के भेद कितने हैं तो आपको बताना है दोस्तों 4। कितने बताने हैं, 4 बताने। कौन कौन से हैं, तो आप इसको केवल समास को हटा दीजिए। किसको, इस केवल समास को हटा दीजिए, लघु सिद्धांत कौमुदी वाले को। बाकी बचे हुए क्या हैं, चारों के चारों हमारे क्या है, सामान्य रूप से यह मुख्य समास है। यानी पहला है अव्ययभाव, दूसरा है हमारा तत्पुरुष, और दूसरा तत्पुरुष है, और 3 नंबर क्या होगा, बहुव्रीहि कह दो या द्वंद्व कह दो, और 4 नंबर हमारा है द्वंद्व समास है। 3 नंबर बहुव्रीहि और 4 नंबर द्वंद्व समास है। और उसके बाद बात करते हैं दोस्तों किसकी, इस तत्पुरुष समास की। किसकी बात करेंगे, तत्पुरुष समास की बात करेंगे। तो दोस्तों इस तत्पुरुष समास के भी 2 भेद हैं। यानी जो हिंदी में हम पढ़ते हैं, एक तो क्रमधार्य, क्या पढ़ते हैं, क्रमधार्य, और एक हम पढ़ते हैं द्विगु। दोस्तों हिंदी में हम 2 पढ़ते हैं, एक क्रमधार्य पढ़ते हैं और एक द्विगु पढ़ते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद हैं,
जिसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। लेकिन संस्कृत में क्या क्या मुख्य रूप से 4 भेद बताए। एक अव्ययभाव, उसके बाद तत्पुरुष, 3 नंबर बहुव्रीहि और 4 नंबर द्वंद्व समास। इस तत्पुरुष समास को कितने भागों के अंदर बांट दिया? 2 भागों के अंदर बांट दिया। एक तो है कर्मधारय और आगे का है हमारा द्विगु। इन दोनों को किस में शामिल किया जाता है? तो तत्पुरुष के अंदर शामिल किया जाता है। ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, इनको बिल्कुल हम आसानी से पढ़ेंगे। और आप ये ध्यान रखिए कि जहाँ पर भी आपको समस्या आएगी उन चीज़ों को हम पहले बोर्ड पर लिखा देंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने विद्यार्थियों को नज़दीक से देखा है कि किन चीज़ों के अंदर विद्यार्थी को एक समस्या आती है। बड़े बड़े टीचर भी होते होंगे संस्कृत के, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं है, विधान नहीं है कि एक विद्यार्थी को किन जगह पर समस्या आती है। ये उनको पता नहीं है। वो चीज़ें तो चाहे कुछ भी लिखा सकते हैं, लेकिन आपको समझ आना जरूरी है। दोस्तों आगे हमने क्या क्या विग्रह वाक्य की बात पहले हमने की थी। किसकी? विग्रह वाक्य, समास के विग्रह वाक्य की बात की थी। तो ये विग्रह वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इन 2 प्रकारों की बात करें दोस्तों, तो आपके कौन कौन से 2 प्रकार हैं? तो एक पहला है लौकिक विग्रह। कौन सा विग्रह? लौकिक विग्रह होता है। लौकिक विग्रह की बात करें, जो लोक में प्रचलित है उसे हम क्या कह सकते हैं? लौकिक कह सकते हैं। और एक क्या है? अलौकिक विग्रह, यानी जो हमेशा हमारा काम में आता है विग्रह, वो विग्रह लौकिक विग्रह कह सकते हैं हम उसे। और जो हमारे हर एक दिन हर जगह नहीं काम आने वाला, क्या कह सकते हैं? अलौकिक विग्रह। जो लौकिक विग्रह की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर क्या होता है? हम इसे कहते हैं लोक में प्रचलित। क्या कह सकते हैं? लोक में प्रचलित। लोक में प्रचलित, या पर हमें क्या कह सकते हैं? एवं जनसाधारण, एवं जनसाधारण के प्रयोग योग्य विग्रह। यानी हम आम चाल की भाषा में कह सकते हैं कि लोक में प्रचलित या जनसाधारण के प्रयोग के योग्य विग्रह क्या कहलाता है? लौकिक विग्रह कहलाता है। दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। पवन पुत्र है। क्या है? पवन पुत्र है। इस समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो दोस्तों क्या होगा? पवनस्य पुत्र है। यह दोस्तों बात आपको साधारण है, क्योंकि हर एक जगह हम इसका विग्रह इस प्रकार ही करते हैं, पवनस्य पुत्र है। और जब हम बात करेंगे अलौकिक विग्रह की, किसकी? अलौकिक विग्रह की बातें करेंगे। ये तो आपका हो गया लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो यहाँ पर परिभाषा तो बिल्कुल यही होगी, लोक में अप्रचलित। लोक में अप्रचलित। दोस्तों ये सामान्य बातें आपको ध्यान रखनी है। लोक में एवं प्रकृति पड़ती से युक्त विग्रह, यानी ये लोक के अंदर प्रचलित नहीं है, यानी जनसाधारण के अंदर प्रचलित नहीं है, अप्रचलित है। और प्रकृति पड़ती, इनके साथ क्या लगता है? प्रकृति पड़ती, यानी पड़तियों का प्रयोग होता है। वह विग्रह क्या होता है? लौकिक विग्रह होता है। और लौकिक विग्रह की बात करें उदाहरण की, तो दोस्तों इसकी बात करें, एक उदाहरण है राज्ञ पुरुष है। जब इनका हम विग्रह करेंगे राज्ञ पुरुष है की, तो हम इस लौकिक के अनुसार राज्य से पुरुष है, इस प्रकार इसका विग्रह करेंगे। लेकिन अगर अलौकिक विग्रह के आधार पर इसका विग्रह करेंगे तो देखिए आपका क्या होगा? राजन डस पुरुष सु। राजन डस पुरुष सु। दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, ऊपर लिख देता हूं।
यहाँ राज्य पुरुष की बात करें तो विग्रह किस प्रकार होगा, राजन डस पुरुष सु, यानी इसका विग्रह किस प्रकार होगा, अलौकिक के आधार पर, अलौकिक के आधार पर। यहाँ राजन ये तो क्या है आपका शब्द बन गया, इसमें प्रत्यय हो गया डस और सु प्रत्यय हो गया और डस इसमें से धातु निकाल ली और पीछे ये शब्द क्या पुरुष लगा दिया। इस प्रकार का जहां पर भी विग्रह होता है वो विग्रह क्या कहलाता है, अलौकिक विग्रह कहलाता है। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, वाक्य विग्रह की, यानी समास का विग्रह किस प्रकार होता है। अब हम लौकिक की बात करते हैं। इस लौकिक को भी क्या किया दोस्तों, दो भागों के अंदर बांट दिया गया है, दो भागों के अंदर बांट दिया गया। एक तो है आपका सौपद विग्रह, सौपद विग्रह, यानी सौपद विग्रह की बात करें जहां पर समास के स्वयं के पदों का विग्रह होता है वो सौपद विग्रह कहलाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं पवन पुत्र, ये हमने पहले भी बात की थी, इसका विग्रह क्या होगा, पवनस्य पुत्र होगा। क्या होगा, पवनस्य पुत्र होगा। इस पवनस्य पुत्र की बात करें तो ये सौपद, यानी इन स्वयं के पद का क्या हो रहा है, यहाँ पर विग्रह हो रहा है। और 2 नंबर की बात करें तो ऐसो पद, ऐसो पद। दोस्तों इन दोनों को समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आगे ऐसो पद की बात करें तो उदाहरण लेते हैं उपकर्षणम, तो क्या होगा विग्रह, कृष्णस्य समीपम, क्या होगा, कृष्णस्य समीपम इति लगा दीजिए आप। दोस्तों ये विग्रह करना बाद में हम समास पढ़ेंगे तब सीख जाएंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर हम इस समास के भेदों की बात करें तो लौकिक विग्रह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक सौपद, सौपद में आप ये बात याद रख लीजिए जहाँ पर पद के स्वयं के पद का क्या हो विग्रह हो वहाँ पर सौपद कहलाता है। और असौपद यानी जहाँ पर पद स्वयं का विग्रह नहीं हो वहाँ से पर क्या कहलाता है, असौपद। यानी यहाँ पर पवनस्य पुत्र, पवनस्य पुत्र हुआ, पवन पुत्र का क्या हुआ, पवनस्य पुत्र, यानी इस स्वयं पद का क्या हुआ, विग्रह हुआ। और यहाँ पर बात करते हैं उपकर्षणम की, तो देखिए कर्षणम के साथ आपकी क्या लगी, षष्ठी विभक्ति लगी। और उप का क्या हुआ, स्वयं का विग्रह नहीं हुआ, इनका क्या निकला, दूसरा अर्थ निकला। उप का एक दूसरा अर्थ निकला समीपम, यानी उप का अर्थ होता है समीप। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसा उपद हुआ, यानी पद के स्वयं का अर्थ एक परिवर्तन हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसे क्या कहा गया, ऐसा उपद कहा गया। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, ये सामान्य बातें थी आपकी, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, यानी समास का विग्रह किस प्रकार का होता है, इन चीजों के बारे में हमने बातें की थी। दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, समास के मुख्य 4 भेदों को पढ़ेंगे, यानी अव्ययभाव और तत्पुरुष और बहुव्रीहि और द्वंद्व समास को आगे की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बिल्कुल साधारण भाषा के अंदर संस्कृत के व्याकरण पढ़ेंगे। और रीड सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा दोस्तों के सामने ये जानकारी पहुँचे कि रीड सक्सेस पॉइंट पर संस्कृत की व्याकरण इतनी सरल भाषा के अंदर पढ़े जा रहे हैं। और संपूर्ण शिक्षण विद्या, यानी हम संपूर्ण शिक्षण विद्या की बात कर सकते हैं, 40 से 45 शिक्षण विद्या हम हर एक सब्जेक्ट के अलग से नहीं पढ़ करके एक साथ पढ़ने का काम करेंगे। और हिंदी के व्याकरण भी आपको चल रही है, जिसके अंदर आप पटवार में भी काम आएगी, एसआई में, और रीड के अंदर तो काम आनी है, लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर, दोनों के अंदर। और क्योंकि भाषा हमारी लगभग हिंदी है, सबकी प्रथम भाषा। और आगे बात करें तो हम मैथ्स भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। मैथ्स की बात करें तो हमारी प्रतिशत की आज क्लास अपलोड कर दी जाएगी, आप बिल्कुल ज़रूर देखिए। तो धन्यवाद दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।